जय श्री राम। आई होप सो आप बहुत बढ़िया हैं। पढ़ाई शढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है। लेक्चर्स वेक्चर्स को बीच में डालना थोड़ा सा रुक गया था। उसका रीज़न था कि स्पेस जो मेरे फ़ोन का है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम है फ़िलहाल के लिए, और जो स्पेस का सोल्यूशन मैंने कर लिया इसलिए मुझे वक्त लगा। फिर डेटा का इशू चल रहा था, उस डेटा के इशू को मैंने ठीक कर लिया है। अब उम्मीद करता हूँ कोई इशू नहीं दिखेगा, बाकी दिखेगा तो हम ठीक कर लेंगे। बट फिर भी हमने लेक्चर्स अपलोड किए हैं। इस दिवाली के दौरान भी हमने लेक्चर्स अपलोड किए हैं। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, आप सामने वाले की मेहनत को कितना सफल करते हैं। चलिए सो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज शुरू करना है हमको हमारे एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करना है हमको एक ही लेक्चर में। हम कोशिश करेंगे पूरी कि लेक्चर 1 घंटे के अंदर हो, ठीक है। तो बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसिड्स। अब एसिड्स में पहला पॉइंट पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। पहला हम पढ़ लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ओके, बड़ी ही घिसी पिटी बातें हैं एसिड को लेकर, हम पहले भी कर चुके हैं। ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, स्वाद में खट्टा होता है, लिख देते हैं। कौन कौन सी बताई सर? टर्न्स, ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। दूसरा स्वाद में खट्टा, मतलब टेस्ट सार। ये 2 पॉइंट हो गए। हाँ सर। और एक और बात सुनो जो आपके लिए पॉइंट थोड़ा सा नया होगा। ऑल डाइल्यूट एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इनटू वाटर। या फिर ये लिख देना भी ठीक है, ऑल डाइल्यूट एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रीली मोबाइल आयंस। इसलिए मोबाइल क्या होता है? मोबाइल तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे पूरी लाइन समझ में आ गई आपको। मैं बताता हूँ। पहले आया एसिड, ओके, फिर आया डाइल्यूट। अब डाइल्यूट मैं सिखा चुका हूँ, मतलब सर पानी पड़ा होगा, इसमें वाटर पड़ा होगा और आप एसिड के मॉलिक्यूल को डालोगे। यही था हमारा एसिड का डाइल्यूशन। उल्टा नहीं करते हैं ना, पानी को नहीं डालते हैं, एसिड को डालते हैं, ठीक है। मतलब एसिड को डाइल्यूट करने के लिए वाटर और एसिड को मिक्स करना ज़रूरी है, ठीक है। ओके, जब आप पानी में एसिड को डालोगे तो होगा क्या? मोबाइल आयंस, जो कि फ्रीली मोबाइल है। इस मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल, मतलब मूव करने के लिए एबल आयंस। कोई एसिड ले लो, मान लो एग्जांपल के लिए HCl। जब ये टूटेगा पानी में जाने के बाद तो अपने आयंस में टूटेगा। एक H+ आयन, एक Cl- आयन, एक नेगेटिव चार्ज आया, एक पॉजिटिव चार्ज आया। इन्हीं दोनों की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। एक कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। मैं आपको उसकी डिटेल में चर्चा तब बताऊंगा जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए आपको ऐसा लग रहा होगा सर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना अपन, मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आती है। पॉजिटिव चार्ज का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। ये पॉजिटिव चार्ज का बहुत बड़ा रोल है, मैं बताऊंगा आगे। फिलहाल के लिए आपको माननी है ये बात, फिलहाल के लिए हमारी बात आपको माननी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बहती है। समझ गए क्या? तो फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूँ, बस आपको फिलहाल माननी है ये बात। इसकी शानदार एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको व्हेन आई विल बी टीचिंग यू करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अभी आपने देखा एसिड पानी में जाने के बाद अपने आयंस में टूटता है, तो डाइल्यूट एसिड क्या है, पानी में डाला गया एसिड, वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। किस वजह से?
प्रेजेंस की वजह से। किसकी प्रेजेंस? फ्रीली मोबाइल आयंस। अभी HCl जो एसिड था वो दो भागों में टूटा, अपने दो आयंस में टूटा। वो आयन मूव करने के लिए एबल है, पानी में मूव कर सकते हैं। उन मूवेबल आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। कैसे फ्लो होती है आप समझोगे वक्त के साथ साथ। फिलहाल इसकी एग्जांपल लेते हैं। मान लो साइड में लेते हैं यार, थोड़ा सा कोने में लेते हैं एग्जांपल को। यहाँ लेते हैं एग्जांपल को। पहले पढ़ लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर लेंगे अपन नाइट्रिक एसिड, फिर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या लें? कार्बोनिक एसिड ले लो, एसिटिक एसिड ले लो। चलो अब इनके फार्मूलाज देखो। हाइड्रो माने H, क्लोरिक माने Cl, एसिड है माने HCl नाम का एसिड। नाइट्रिक एसिड को HNO3 से शो किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 कहा जाता है। कार्बोनिक एसिड के लिए H2CO3 और एसिटिक एसिड के लिए CH3COOH फार्मूला रखा जाता है। अब ये तो इनके हो गए नाम और ये हो गए फार्मूलाज। इन एसिड को जब आप तोड़ो, मतलब पानी में डाल दो, तोड़ो क्या? जब पानी में डालोगे तो ये अपने आयंस में टूटेंगे। कौन कौन से आयन? अच्छा, एसिड क्या रिलीज करता है? सर H+ आयन। तो इसमें से दो आयन निकालो, एक H+ और एक Cl-। ये हमने निकाला H+, ये निकाला Cl-। इसको तोड़ो तो सर HNO3 में से तो एक NO3- आयन निकलता है और एक H+ आयन निकलेगा। इस हिसाब से तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। ओके, अरे बड़ा बदतमीज है भाई तू, सीधा हो जा। H2SO4 इसे भी तोड़ो आयंस में, एक H+ आयन, एक HSO4- आयन, एक H+ और एक HSO4 पूरे पे माइनस। एक कंपाउंड न्यूट्रल होता है ना, तो दोनों के दोनों आयंस को आपस में बैलेंस करना पड़ेगा। एक प्लस का एक माइनस का बैलेंस हो जाएगा। H2CO3 को तोड़ोगे तो सर यहाँ पर H+ आयन निकलेगा और बाकी क्या बच रहा है? एक H निकाल दो, मान लो एक H निकाल दो तो अब यही बचेगा HCO3। तो अब बचेगा HCO3- आयन। उसके बाद CH3COOH, इसे तोड़ो तो यहाँ पर एक H+ बनेगा प्लस, यहाँ पर CH3COO- आयन बचेगा। ये H+ निकाल दोगे तो ये बचेगा CH3COO-। अब अगर आप गौर से देखो तो यहाँ दो तरह के आयन्स आए। एक आया अपना पॉजिटिव आयन, सही है क्या? दूसरा आया अपना नेगेटिव आयन। एक आया पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव आयन। हर एक एसिड को देख लो, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एसिड्स आपके सामने हैं। आप किसी भी एसिड को देखो, उसमें से निकलने वाला पॉजिटिव आयन हर जगह पर आपको सेम दिख रहा है, H+, 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 H+। सही है क्या? हाँ सर, तो मैं नोट लिख सकता हूँ ना यार कि पॉजिटिव आयन in all acid is common। और एसिड जो एसिड कहलाता है, आप एसिड को एसिड क्यों कहते हो? क्योंकि आपको पता है कि एसिड से पॉजिटिव H+ आयन निकलता है। एसिड की प्रॉपर्टी है क्या? H+ आयन निकालने की। तो आप एसिड को एसिड क्यों कह रहे हो? क्योंकि वो H+ आयन निकालता है इसलिए। और H+ आयन किसी एसिड का पॉजिटिव वाला आयन है, ठीक है? माने पॉजिटिव आयन इन ऑल एसिड इज कॉमन, विच इज responsible for acidic properties। समझ में आई बात?
जो पॉजिटिव आयन है वो हर एक एसिड को देखो तो उसमें सेम मिल रहा है, और यही एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा, क्योंकि एक एसिड की प्रॉपर्टी होती है H+ आयन निकालना, तो H+ आयन निकालने से ही एसिड की प्रॉपर्टी सामने आती है। तो क्या H+ आयन जो कि किसी एसिड का पॉजिटिव वाला आयन है, वो एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को दिखाने के लिए है या नहीं है? बिल्कुल है। एक स्लाइड हमने कवर की है, इसी के साथ हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होती हैं, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होती हैं। अब सेकंड पार्ट हमको पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, थोड़ी सी बड़ी हैं वो, ठीक है। साइड में हटता हूँ मैं, कॉपी करो, ओके। अब इंक भी पिलानी है, मार्कर को पिलाएंगे अभी, कॉपी करो। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपने एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में स्पेशली केमिकल रिएक्शंस आती हैं, मतलब अब एसिड को केमिकली रिएक्ट करना पड़ेगा। टोटल 3 तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, हम उसी को पढ़ेंगे डिटेल में। बहुत इंपॉर्टेंट और काम की बातें जो एनसीईआरटी में गिवन है उसको खोद के बाहर निकालते हैं। आओ शुरू करते हैं। तो अब बात करेंगे सेकंड नंबर पे हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, आओ देखते हैं। तो नंबर 1 पे अपनी आती है, नंबर 1 ऐसे नहीं करना चाहिए अपने को, नंबर 1 ऐसे लिखना चाहिए, बेहतर रहेगा। रिएक्शन विद मेटल्स, माने एसिड्स को रिएक्शन करनी है किसके साथ में? मेटल्स के साथ में। जब रिएक्शन एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ होती है तो एक जनरल रिएक्शन क्या होती है, मतलब रिएक्शन किस तरह से होगी, प्रोडक्ट किस तरीके से बनेंगे, उसके लिए एक जनरल रिएक्शन, सामान्य रिएक्शन, उस जनरल रिएक्शन को लिखना ज़रूरी है। हम लिखते हैं उसको, जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो 2 चीज़ें बनेंगी, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सर क्या ये बात तय है, ऐसा होगा ही होगा? देख लेते हैं। आओ, पहले तो हमने कहा कि ऐसा होना चाहिए, हमारी एनसीईआरटी भी इस बात को बताती है, ठीक है। अब देखते हैं एनसीईआरटी की ये बात कितनी सच्ची है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जब भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट तो बनेगा ही बनेगा, प्लस H2 गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, ओके। आओ देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। उठाते हैं एक मेटल को, ये लो, उठाते हैं एक एसिड को, HCl ले लो, क्या दिक्कत है? मेटल अपनी सॉलिड फॉर्म में, ये अपना एक्वस फॉर्म में, मतलब डाइल्यूट एसिड है, राइट। डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट एसिड मतलब ये एसिड डाइल्यूट है अपना, ओके सर, समझ गए सर। तो डाइल्यूट लिखना था ना सर आपको, यहाँ पे लिख देते हैं यार, लिख देते हैं। ऐसा गुस्सा क्यों हो रहे हो आप लोग? आप लोग गुस्सा जल्दी हो जाते हो यार, गुस्सा जल्दी हो जाते हो आप लोग है ना, आप लोग हो जाते हो जल्दी से। काहे का गुस्सा, लिख तो रखा है। देखो, तो मैग्नीशियम के साथ अब HCl रिएक्ट करेगा तो क्या बनना चाहिए? अब मेरी बात गौर से सुनो, यहाँ पर अपने को काम आएगी रिएक्टिविटी सीरीज, याद है क्या? पिछले चैप्टर में पढ़ाकर आए थे अपन रिएक्टिविटी सीरीज। टोटल 13 एलिमेंट्स की एक सीरीज थी, खिलाड़ी ने कैल्शियम मांगा, याद है ना? चलो देखते हैं, एक बार लिख देता हूँ साइड में। मुझे पूरी उम्मीद है आप भूल गए होंगे, आई एम श्योर। देख लो, खिलाड़ी ने कैल्शियम मांगा, आलू पकड़ा दिए, जंग छिड़ गई, फिर क्या होगा? प्रभु ही कुछ करेंगे। अरे गंदे, अच्छी राइटिंग लिखी है, प्रभु ही कुछ करेंगे। अब जी भाई साहब, सोना ले लो भाई साहब। टोटल 13 एलिमेंट्स हो गए, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। वाह वाह, क्या बात है। तो टोटल 13 एलिमेंट्स हैं। ऊपर वाले एलिमेंट्स नीचे वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करवाएंगे, ये बात हमारी हुई थी। मैग्नीशियम ये रहा, हाइड्रोजन ये रहा, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कराएगा। मैग्नीशियम बोलेगा ए हाइड्रोजन चल निकल यहाँ से,
अब मैं क्लोरीन के साथ जाके चिपकूंगा, ओके, तो मैग्नीशियम अपने आयनिक फॉर्म में आया, एक आया Mg+2 में और ये टूटा H+ में और Cl- में। क्यों? एक्वस फॉर्म में है ना, एक्वस मतलब वाटर में एसिड अपने आयंस में टूट जाता है। अब मैग्नीशियम ने बोला कि मैं जाऊंगा इसके साथ, तो मैग्नीशियम और क्लोरीन जब आपस में मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे सर? Mg+2 और Cl-1। क्रिस क्रॉस मेथड अगर याद हो तो हमने बताया था, चार्ज में जो आयंस हैं इनके चार्ज में जो मैग्नीट्यूड है उसको क्रिस क्रॉस कराते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो बनाते हैं, और लेफ्ट के लिए सब्सक्रिप्ट, राइट वाले के लिए सब्सक्रिप्ट बना देते हैं। तो मैं इस काम को जल्दी करूंगा क्योंकि मैं ये चीज़ पहले डिटेल में समझा चुका हूँ कई सारे एग्जांपल्स के साथ। तो यहाँ पर अपना बनेगा अभी MgCl2, यही हमारा साल्ट बना है। तो डाइल्यूट एसिड और मेटल की रिएक्शन पर पहला प्रोडक्ट बन गया साल्ट। तो साल्ट कैसे बना, थोड़ा सोचा जाए तो सर साल्ट बनता है तब जब एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन आपस में कंबाइन करते हैं, लेकिन शर्त है कि ये नेगेटिव आयन एक एसिड का होना चाहिए और ये पॉजिटिव आयन एक बेस का होना चाहिए। सर ये तो मेटल है, क्या मेटल बेस होती है क्या? मेटल खुद बेस नहीं है बट बेसिक कैरेक्टर रखती है, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर में एक कैरेक्टर ये भी आता है कि ये इलेक्ट्रॉन को दे सकती है, ये इलेक्ट्रॉन को दे सकती है। समझ गए क्या? ओके। साल्ट में एक बात यह भी आती है कि नेगेटिव आयन मतलब एन आयन एक गैस होना चाहिए। जरूरी है कि गैस ही हो? जरूरी गैस होना नहीं है, एक्चुअली जरूरी नॉन मेटल का होना। मतलब जो एन आयन आ रहा है वो एन आयन एक नॉन मेटल हो या नॉन मेटल से आया हुआ आयन हो, और जो कैटायन है, कैटायन टी लग रहा है पॉजिटिव चार्ज, एन आयन में एन लग रहा है नेगेटिव, ये ट्रिक्स मैंने पहले बताई है सारी की सारी। तो कैटायन जो है वो एक मेटल का हो। जब ये दोनों शर्तें फिल होंगी, मेटल का कैटायन नॉन मेटल का आयन, जब दोनों मिल जाएंगे सॉल्ट अपने बन जाएंगे। नाचो। तो ये समझ गए साल्ट कैसे बना? साल्ट समझ में आ गया सर। अभी बार बार रामायण नहीं लिखूंगा मैं, अब सिर्फ एग्जाम्पल लिखूंगा, आपको तरीका समझाया मैंने एक बार। और बनती है हाइड्रोजन गैस, जरा चेक करो सर। Cl- अलग हुआ, H+ अलग हुआ, ये जो H+ है ना ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ सिर्फ कि H+ से हाइड्रोजन गैस बनेगी, फिलहाल शॉर्ट में। अभी शॉर्ट में क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैं इस चीज़ को इसी चैप्टर में जब क्लोर एल्कली प्रोसेस पढ़ाऊंगा ना तब डिटेल में बता दूंगा कि इस H+ ने H2 कैसे बनाई। समझे? तो भी सीखना चाहते हो तो जान लो यार, पर वही बात है कि फालतू मैं बातों को लंबा चौड़ा क्यों करूं, मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। फिलहाल इतना समझो कि H+ से H2 गैस बनेगी। एक हाइड्रोजन का एटम है और यहाँ पर 2 हैं, इसका मतलब ये H+ जहाँ से आया है यहाँ से, यहाँ पर 2 होना चाहिए था संख्या। अब 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 क्लोरीन हो गए, तो MgCl2 बन गया ना। 2 क्लोरीन आ गए यहाँ से, एक Mg आया यहाँ से, और 2 H होने की वजह से यहाँ से बन गई हाइड्रोजन गैस। तो ये सारी कहानी समझ में आई, तब जाकर साल्ट बना अपना MgCl2 और हाइड्रोजन गैस अपनी निकल कर आ गई। बड़ी गंदी राइटिंग के साथ निकल कर आई है। जो गैस होती है उसके लिए ऊपर का एरो शो कर देते हैं, ऊपर मतलब उड़ गई, गैस है तो उड़ गई। एक्वस सॉल्यूशन, सारी रिएक्शन पानी में चल रही थी, तो ये साल्ट भी पानी के अंदर ही बना है, कोई नवाब थोड़ी है जो ये उड़ जाएगा। ठीक है क्या? तो इस वाले पोर्शन को मैं इरेज कर दूं, अब समझ में आ गया? ये जो मैंने बताया H+ से हाइड्रोजन गैस बनना है, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए रुको। चलो अब अपन आगे बढ़ाते हैं इसी पोर्शन को जिसमें अपन चल रहे हैं, माने रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग काम करना है। सर हाइड्रोजन गैस निकल रही है? हाँ निकल रही है। साल्ट बन रहा है? हाँ बन रहा है, क्योंकि इस साल्ट में एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। मान लिया सर पॉजिटिव और नेगेटिव तो यहाँ पर भी था, इसको साल्ट क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है क्या? हाँ, क्लोरीन एक गैस है जो कि नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी एक गैस ही है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। नॉन मेटल से बना हुआ पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है हाँ, नेगेटिव है हाँ, लेकिन ये मेटल से नहीं आया, ये नॉन मेटल से आया है, दोनों ही नॉन मेटल से आए हैं। यहाँ पर एक मेटल का एक नॉन मेटल का, तब जाकर साल्ट बनेगा। माने साल्ट में एक चीज़ होना ज़रूरी है, एक मेटलिक और एक नॉन मेटलिक, 2 आयंस, एक मेटलिक आयन एक नॉन मेटलिक आयन होना ज़रूरी है।
क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आओ टेबल को मैं साइड में बना देता हूँ, ठीक है। ये कराई जा चुकी है टेबल आपको पहले भी, है ना। एग्जांपल दूसरा अपन ले लेते हैं Fe के साथ ले लो H2SO4, वही इसको ले लो सॉलिड फॉर्म में, इसको ले लो एक्वस फॉर्म में, मतलब पानी में डुबो रखा है, डाइल्यूट है। अब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, Fe कहाँ आ रहा है, ये रहा, हाइड्रोजन कहाँ आ रहा है, ये रहा, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। Fe बोलेगा H को, ए हाइड्रोजन चल बाहर निकल, मुझे SO4 के साथ चिपकना है, ठीक है। तो FeSO4 और यहाँ से निकल गई हाइड्रोजन गैस बाहर। बैलेंस करके देख सकते हो, एक Fe है, एक Fe है, एक SO4 है, एक SO4 है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, कोई दिक्कत नहीं है बैलेंसिंग में। और एग्जांपल ले लें क्या, सोचना किस बात का, उठा लो एग्जांपल, अपने एग्जांपल है, अरे बच्चे एग्जांपल, चलो आगे बढ़ाओ। अब लूँगा मैं एल्यूमिनियम नाम की मेटल, एल्यूमिनियम नहीं, मुझे Fe लेनी चाहिए, Fe ऊपर आ रखी है, एल्यूमिनियम तो नज़र भी नहीं आ रखी, नहीं ये रही एल्यूमिनियम मेरी, ठीक है, सही ले रहे हैं, सही ले रहे हैं। नहीं एसिड लेना है, एसिड लेना है, एसिड तो मैं ले लेता हूँ HCl लेता है, चलो ठीक है। ये रही मेटल सॉलिड फॉर्म में ले ली, ये एक्वस फॉर्म में लिया अपन ने, अच्छा ये भी एक्वस फॉर्म में बना दो, ये अपना गैस की फॉर्म में बना दो, ऊपर की ओर उड़ाते हुए। आप ऐसे भी शो कर सकते हो, ऐसे भी शो कर सकते हो, या फिर ऐसे शो कर लो, आपकी मर्जी है ना, दोनों शो करोगे तो दिक्कत नहीं होगी, कोई इशू नहीं है। एल्यूमिनियम सॉलिड HCl के साथ एक्वस, एल्यूमिनियम बोलेगा मैं ऊपर आता हूँ, हाइड्रोजन बोलेगा मैं नीचे आता हूँ, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस। ये बोलेगा ए हाइड्रोजन चल बेटा बाहर निकल, मुझे Cl के साथ चिपकने दे, तो ये एल्यूमिनियम Cl के साथ जाके चिपका। क्या है, ठीक है क्या, देखते हैं आओ। साथ में निकलेगा हाइड्रोजन गैस H2, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए था, राइट। मामला बैलेंस है क्या। Cl सर Cl 2 हो गए, Cl 2 हो गए, Cl 2 हो गए तो इधर 2 लगा दो। अब एल्यूमिनियम 2 हो गए, अब बैलेंस है क्या, ज़रा देखते हैं। 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 Cl 2 Cl, हाँ सर बैलेंस्ड है, वाह सर, सबसे बड़ी मिस्टेक। आज के टाइम पे बच्चा रिएक्शन बैलेंस करना सीख जाता है, पहले के टाइम पे ये बात भारी होती थी, आज के टाइम पे बैलेंस करना आ जाता है। सबसे बड़ी मिस्टेक, आप बैलेंसिंग के चक्कर में, आप बैलेंसिंग में सिर्फ ये देखते हो कि हर दोनों साइड में, रिएक्शन के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में एटम्स की संख्या बराबर है, आप सिर्फ रिएक्शन में ये देखते हो, लेकिन रिएक्शन किस तरीके से हुई है वो भूल जाते हो, रिएक्शन का अस्तित्व क्या है वो भूल जाते हो। खत्म, कहानी खत्म कर दी। अब मेरी बात सुनो, देखो इसका एग्जिस्टेंस क्यों नहीं है, इस रिएक्शन का एग्जिस्टेंस क्यों नहीं है फिलहाल के लिए, मतलब ये रिएक्शन गलत है, फिलहाल के लिए गलत है। एग्जिस्टेंस सही रिएक्शन का है, गलत रिएक्शन का नहीं है, ये प्रोडक्ट बनकर नहीं आएगा। आओ बताता हूँ कैसे। इसलिए मैंने कहा था वो आयंस की टेबल जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने क्रिस क्रॉस मेथड अलग से पढ़ाया था। अब समझो, ये तो है गलत रिएक्शन, पहली बात, सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये रिएक्शन गलत है, ठीक है। अब इसको सही करते हैं, मैं इसको जानबूझ के छोड़ दूंगा ताकि आपको पता लगे कि रिएक्शन सिर्फ बैलेंस एटम्स के नंबर से नहीं की जाती है, वो रिएक्शन एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, ये प्रोडक्ट बनता ही नहीं है, होता ही नहीं है। अब बताता हूँ क्या बनेगा प्रोडक्ट, सुनो। जब आप इसको आयंस के फॉर्म में देखते हो तो एल्यूमिनियम जब आयनिक फॉर्म में आएगा तो Al+3 आयन रखता है, और जब ये दोनों टूटेंगे तो एक पहले, अच्छा इसको रहने दो फिलहाल के लिए, हम यहाँ लिख देंगे बैलेंस रिएक्शन, यहाँ लिख देंगे अनबैलेंस रहने दो ताकि आपको पता लगे ये गलती नहीं दोहरानी है कभी भी। H+ यहाँ पर और Cl- यहाँ पर। अब ये बोलेगा मैं पॉजिटिव हूँ, ये बोलेगा मैं माइनस हूँ, आओ दोनों मिले चले। हाइड्रोजन बोलेगा मैं ऑलरेडी इस नेगेटिव के साथ बैठा हूँ, तो एल्यूमिनियम तू कैसे आ रहा है, तो एल्यूमिनियम बोलेगा ये भाई एक बार रिएक्टिविटी सीरीज देख ले, हितेश सर ने बताया है कि एल्यूमिनियम ऊपर आता है, हाइड्रोजन नीचे आता है, माने ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को उसकी जगह से हट डिस्प्लेस कर देगा, हट ऐसा, ये इसकी जगह जाकर बैठ जाएगा और इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव का इंट्रैक्शन होगा। कैसे होगा वो सुनो सर, एल्यूमिनियम+3 और Cl-1। अब क्रिस क्रॉस मेथड लगाओ, हर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो क्या बनेगा 1:3 को और डिवाइड नहीं कर सकते। अब लेफ्ट वाला नंबर लेफ्ट वाले आयन के सब्सक्रिप्ट में,
राइट वाला नंबर राइट वाले आयन के सबस्क्रिप्ट में, तो एल्यूमिनियम के सबस्क्रिप्ट में मतलब उसके नीचे छोटा नंबर 1 आएगा और Cl के आगे छोटा नंबर 3 आएगा। Al के आगे 1 लगाए, 1 लगाना कोई ज़रूरी नहीं है रे बाबा, 1 लगाना कोई ज़रूरी नहीं है रे बाबा। तो AlCl3 बना, इट इज़ आवर प्रोडक्ट। और H+ अकेला आवारा की तरह घूम रहा है अभी। मैंने कहा था H+ को क्या करना है आगे जाके, सर इसको H2 गैस बनानी होती है। कैसे बनानी होती है आगे बताएंगे, बोला था ना बेटो। मैंने AlCl3 बना, तो ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है। समझ में आया? ओके सर, समझ में आ गया सर, डरा देते हो हम तो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। साफ सफाई करो, साफ सफाई, सफाई सफाई करो, साफ सफाई। दिवाली है ना, दिवाली की साफ सफाई करो। चलो 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 फटाफट से रिएक्शन लिखो। एल्यूमिनियम सॉलिड में HCl आएगा एक्वस फॉर्म में, AlCl3 बनेगा। अबे ओ AlCl3 बना दे, हाइड्रोजन गैस बना दे। एल्यूमिनियम 1 है, एल्यूमिनियम 1 है बैलेंस्ड। Cl3 है, Cl 1 है, यहाँ 3 लगा दो। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है। गड़बड़ आ रहा है मामला। हाइड्रोजन तो 2 है, हाइड्रोजन 3 है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, मैं क्या करूं? हाँ, मैं क्या करूं? ऐसा करूं, अगर मैं यहाँ 3 से गुणा कर दूंगा तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 6। अगर मैं यहाँ 6 से गुणा कर दूंगा तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 6। अब यहाँ पर Cl हो गए 6। हाँ, इधर Cl3 है ना, इधर 2 गुणा कर दो तो Cl हो गए 6, Cl हो गए 6। ओके, एल्यूमिनियम हो गए 2, एल्यूमिनियम में 1। कौन सी बड़ी बात है बाबा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करने का ना। एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2। ओके ओके, डन है। Cl है 6, Cl है 6, छोटा इंटू बड़ा नंबर, भूले क्या रे बाबा। और हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6। हाँ, अब पूरी रिएक्शन बैलेंस है। अब भी मेरा नंबर बन दे रे भाई। चल भाई नेक्स्ट एग्जांपल लो। तो ये बात भूल मत जाना देवी देवताओं, मेरे प्यारे प्यारे मकड़ियों। मकड़ियों मतलब MKD, मकड़ियों मतलब होता है MKD, इसका मतलब होता है मासूमियत के देवी देवता। समझे? मैं अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को प्यार से मकड़ी बुलाता हूँ, मासूमियत के देवी देवता। तो मेरी प्यारी प्यारी मकड़ियों, मेरे प्यारे प्यारे मकड़ों, सुनो। इस रिएक्शन से आपको ये बात हमेशा हमेशा होश में रखनी है, क्योंकि मैंने देखा है कई पढ़ने वाले बच्चे रिएक्शन बैलेंस तो कर देंगे, दोनों जगहों पर एटम सेम, मतलब एटम्स का नंबर बराबर आ जाता है जैसे बैलेंसिंग होती है, लेकिन वो ये गलती कर जाते हैं। प्रोडक्ट की महिमा, प्रोडक्ट की गुणवत्ता, प्रोडक्ट की क्वालिटी खो देते हैं। रिएक्शन की असलियत खत्म हो जाती है। समझ गए? इसलिए आयनिक इंट्रैक्शन से काम करोगे तो अच्छा रहेगा। और आयंस के लिए मैंने आपको लेक्चर दिया है क्रिस क्रॉस मेथड का। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल ले लेंगे कोई सा। चलो कैल्शियम के साथ ले लो हाइड्रोजन के लिए। ये कैल्शियम के साथ सॉलिड फॉर्म में, यहाँ ले लो H2SO4 एक्वस फॉर्म में। कराओ रिएक्शन। अब कैसे कराओगे? इस पे +2 होता है, SO4 में -2 होता है, -2 और +2 मिल जाएंगे तो CaSO4 सीधा सीधा बन जाएगा। हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। इसे आप यूँ शो कर सकते थे, इसे आप यूँ शो कर सकते थे, जो कि गलत ही है वैसे भी। इसे भी छोड़ दो, गलत है। ये एक्वस फॉर्म में अपना आ गया। तेरे इश्क में, अरे चुप रहो, पढ़ाई करा रहे हो, पढ़ाई करो, चलो भागो। तो हाइड्रोजन गैस बनती है अपनी, समझ गए क्या? ओके। कैल्शियम ऊपर वाली मेटल है, हाइड्रोजन नीचे वाला एलिमेंट है। ऊपर का एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को उसकी जगह से हट डिस्प्लेस कर देगा। गौर से देखो जरा, इन चारों एग्जाम्पल में अब तक आपको क्या दिखा? इसको एग्जाम्पल मत मान लेना रे बाबा, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। मैं काम करता हूँ, इस वाले फॉर्म को गलत लिख देता हूँ, इस वाले को सही लिख देता हूँ। ओके, अब याद रहेगा ना आपको? गलत को हमने सही कर दिया यहाँ पर, है ना? आपको सिखाया है, बस यहाँ से एक गलती सिखाई है आपकी। तो रिएक्शन विद मेटल, जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड 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 एसिड, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा
तो साल्ट बनेगा धड़ 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 धड़, क्लियर। और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। एक एग्जांपल और लेना चाहता हूँ मैं ब्लू पेन से। मतलब कुछ तो खास बात है, और कुछ तो खास बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की, यहाँ पर खलबली, यहाँ पर खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी, गली गली सिम सिम। चलो इस रिएक्शन को पहले देख लेते हैं, आओ सॉल्व करके देखते हैं, ऐसे मज़ा नहीं आएगा ना, रटा रटाया ज्ञान नहीं, समझाया हुआ ज्ञान है काम। तो इसके मेटल के साथ में ये रिएक्शन कराओ। पहली बात तो गौर से देखो एक बार, कॉपर के साथ में NO3 निकाल दो, हाइड्रोजन गैस बना दो, हो गया काम। इस बार ऐसा नहीं होगा। एक बार रिएक्टिविटी सीरीज को देखो, कॉपर कहाँ पे आ रहा है सर, यहाँ पे। हाइड्रोजन कहाँ आ रहा है, ऊपर। इस बार हाइड्रोजन ऊपर है, हाइड्रोजन ऊपर है, ये नीचे है। नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। पर मेरी बात सुनो, ये रिएक्शन होती है। पहली बात तो ये रिएक्शन होती है, दूसरी बात इस तरीके से नहीं होती, थोड़ा सा फर्क आ जाता है। वो फर्क क्यों आता है बताता हूँ, पर पहले मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ क्या क्या बनेंगे। एक बनेगा कॉपर नाइट्रेट, एक बनेगी NO2 गैस, और एक बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। पर सर कॉपर तो मेटल है ना, तो मेटल हमने ले ली। एसिड, डाइल्यूट एसिड हमने वो भी लिया, एक्वस फॉर्म में है हमारे पास में। फिर रिएक्शन ऐसे क्यों नहीं हुई, कारण यहाँ पर है, कारण यहाँ पर है। पर पहले ये वाला कारण समझो। इन सब रिएक्शन में जिसमें ये चीज़ फॉलो हो रही है, हर जगह पर रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग काम चला है कि ऊपर की मेटल ने नीचे वाली एलिमेंट को खसका दिया, ऊपर के एलिमेंट ने नीचे वाले एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दी। ऊपर के एलिमेंट ने नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस किया, ऊपर के एलिमेंट ने नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस किया। ये सब तो आपने देख लिया, पर ये एलिमेंट ही नीचे का है, ऊपर का नहीं है। कॉपर नीचे का एलिमेंट है, हाइड्रोजन ऊपर का एलिमेंट है। नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को, नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये रिएक्शन नहीं होनी चाहिए थी, ये रिएक्शन नहीं होनी चाहिए थी, पर ये रिएक्शन होती है। फिर क्यों हुआ मेरी बात सुनो। ये और ये रिएक्ट कर रहे हैं, हाँ सर। ये नीचे वाली मेटल है, हाँ सर। नीचे का एलिमेंट है, हाँ सर। तो ये तो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, हाँ सर। मतलब अगर ये रिएक्शन अब हो रही है तो उसमें इसका रोल तो अब नज़र नहीं आ रहा। मतलब ये तो खुद अपने हाथ पैर नहीं मार सकता है ना, मतलब किसी और ने किया कारस्तानी, आपने की है। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, मैंने करी है। आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने क्या किया, जादू चींट पाके डमडम। इसने किया, किसने किया, इसने किया, किसने किया, इसने। अरे इसने, इसने क्या होता है, बचपन में कंचे खेलते थे क्या इसके साथ, इसका कुछ नाम भी तो होगा। इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड है तो क्या, अब सुनो नोट। HNO3 नाइट्रिक एसिड, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे ये नहीं लिखना चाहिए, लिखना ये चाहिए इट इज एन स्ट्रॉन्ग, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को देखकर पुरानी कहानियां याद आ रही होंगी। अरे दादा रुक जा एक मिनट, HNO3 लिख लेंगे पहले। HNO3 इट इज अ स्ट्रॉन्ग, अरे it is a strong oxidizing agent। मेरी बात सुनो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता था, ऑक्सीडाइज करता था।
किसी को ऑक्सीडाइज करने के लिए उसको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, सही है क्या? तो अगर ये ऑक्सीडाइज करेगा कॉपर को तो ये कॉपर को ऑक्सीजन देगा, है ना? नहीं 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 नहीं, कॉपर को नहीं देगा ये ऑक्सीजन किसको दे रहा है? आगे की लाइन लिखता हूं, बताऊंगा। इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन गैस produced during reaction. And formation of water occurs. हे राम, चल भाई ढंग से लिखो उसको। सुनो भाई, गौर से सुनो। जो HNO3 है ये अपना तगड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसका काम है ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो होता है, अगर मान लो आप बैठे हो और मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ, आप और मैं रिएक्शन करें और मैं आपके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ मान लो, तो मेरा फ़र्ज बनता है मैं आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाऊँ। समझ गए क्या? आप और मैं अगर रिएक्शन कर रहे हैं और मैं अगर आपके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं आपको ऑक्सीजन दूँ, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाऊँ। समझ गए क्या? तो ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये किसी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा, पर किसे? इसको नहीं, इसको नहीं। ये रिएक्शन जब होगी ना, ये रिएक्शन करवाने के पीछे इसका रोल है, इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर होने की वजह से ये रिएक्शन हो रही है। वरना कॉपर तो नीचे वाली मेटल है, कॉपर नीचे का एलिमेंट है, नीचे का एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट के साथ कुछ नहीं कर सकता, तो ये रिएक्शन नहीं होनी चाहिए थी। पर क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, शक्तिशाली, एकदम शक्तिशाली, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। इस रिएक्शन के दौरान जो हाइड्रोजन गैस निकलने वाली थी या निकल सकती थी, उस हाइड्रोजन गैस को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या निकलेगा? वाटर। ये वजह है कि रिएक्शन होती है। अब यहाँ से H2 को बाहर निकालना है, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी इसके लिए आपको। अब देखते हैं बैलेंसिंग में क्या है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 बना दो। 2 बनाने के बाद हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस है। नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन इधर भी 1 है। तो इधर क्या करें ना, इसको ऐसे ही रहने दो, इसमें चेंज ले आओ। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। एक काम करो, इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कराओ, तो अब 2 नाइट्रोजन 4 हो गए। यहाँ से 2 हटा के 4 लगा दो एक साथ, 4 नाइट्रोजन हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो आप यहाँ पर 2 लगा दो, हाइड्रोजन भी 4 हो गए। कॉपर बैलेंस्ड, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, नाइट्रोजन 4, नाइट्रोजन यहाँ है, यहाँ से 4, ऑक्सीजन 4 3 12, छोटा नंबर इंटू बड़ा नंबर, ऑक्सीजन 4 3 12, यहाँ से 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, 6 और 4 10, और यहाँ से 2 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन, पूरा हो गया। ये रिएक्शन बैलेंस्ड है आपके सामने, ये रिएक्शन पूरी बैलेंस्ड है, आप देख सकते हो बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है। तो ये रिएक्शन क्यों हो रही है? कॉपर की वजह से नहीं, नीचे का एलिमेंट है, ऊपर वाले एलिमेंट को नहीं कर सकता डिस्प्लेस। ये रिएक्शन नहीं होनी चाहिए थी, पर अगर ये रिएक्शन हो रही है तो इसमें कॉपर जिम्मेदार नहीं नज़र आ रहा है, इसमें जिम्मेदार नज़र आ रही है ये HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि निकलने वाली हाइड्रोजन गैस को, सर आप बोलोगे सर जब कॉपर ने इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं करवाया तो हाइड्रोजन गैस निकली कैसे? मैंने क्या कहा? कॉपर के में दम नहीं है, अब कॉपर में दम नहीं है क्योंकि कॉपर नीचे का एलिमेंट है, उसकी वजह से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं हो पाएगी। लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब ये खुद ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा तो अपनी स्ट्रक्चर को खुद ही बिगाड़ रहा है ना, एक तरीके से खुद ही बिगाड़ रहा है ना। अगर ऑक्सीजन बिगड़ेगी तो हाइड्रोजन भी बिगड़ेगी, तो हाइड्रोजन यहीं से तो निकल रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजिंग ऑक्सीजन, इसे हाइड्रोजन भी छोड़ना ही पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से जो हाइड्रोजन गैस निकलती, उस हाइड्रोजन को इसने ऑक्सीजन देकर भेजा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया। ये NO2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगी। इनकी फॉर्म लिखो, सॉलिड, एक्वस, ये भी एक्वस में बन रहा है, साल्ट है ये, मेटल, नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, बताया था ना मैंने। साल्ट कैसे बनता है? मेटल से, नॉन मेटल से।
इधर देखो, अच्छा मेटल नॉन मेटल वो भी तब जब एक एसिड और एक बेस रिएक्शन करेगा तब साल्ट बनेगा। मेटल नॉन मेटल होने के साथ साथ एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करेगा तब ऐसा होगा। सर ये बेस है क्या? बेसिक प्रॉपर्टीज रखती है मेटल, ठीक है क्या। यहाँ पर NO2 है, NO2 गैस के फॉर्म में निकलती है, ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं, हम पहले पढ़ कर आ चुके हैं। H2O, क्योंकि H2O अकेला हो तो उसको लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है, जब हीट ना हो तब की बात हो रही है। अभी समझ में आया यह बात आपको? HNO3 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात छोटी सी और बताना चाहता हूँ, साइड में लिख दूँ क्या? लिख देता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है, इस छोटे से ब्रैकेट में लिख देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे। ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना, ये हाइड्रोजन गैस, अरे मकड़ी क्यों लिख रखा है मैंने अभी तक? मैं सबसे बड़ी मिस्टेक को यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में ना, इतना बड़ा भी, इतनी बड़ी मिस्टेक थोड़ी है, अरे काफ़ी बड़ी है, पूरी रिएक्शन होने के बाद ही नंबर ना आए, ऐसी मिस्टेक है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक में आ गया, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, सबसे बड़ी मिस्टेक। क्लियर है क्या? अब मैं यहाँ पर ना शॉर्ट में आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर तो चलो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है भाई, रिएक्शन कुछ ऐसे चल रही है। मैं बर्तन कहाँ पर है मेरे पास? बर्तन कहाँ पर है? दूर रखे पड़े हैं। चलो मैं ऐसे समझाता हूँ, मान लो, मेरी बात सुन लो। ये अपना क्या है? मेटल, ये अपना एसिड है। मान लो ये अपना टेस्ट ट्यूब है, सपोज दैट, क्लियर। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने डाल रखी है मेटल के कुछ दाने डाल रखे हैं, मान लो, ठीक है, या एसिड डाल रखा है, फिर मेटल कैसे भी डाल दो, फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल मेटल के साथ में आपने एसिड डाल दिया, ये डाल दिया मैंने एसिड। एसिड जब डाला इसके अंदर तो Mg के साथ में Cl2 बन जाएगा। मान नीचे MgCl2 बनना चाहिए, हाँ सर, सोल्यूशन में, ठीक है क्या, बनना चाहिए, ओके। और हाइड्रोजन गैस वैसे बेहतर ये रहता है कि आप मेटल डालो इसमें, मूवेबिलिटी एसिड को हमेशा कम दी जाती है, इसमें आप एसिड डाल के रखो। मान लो एसिड से भरी हुई अपनी ये है, जब पूरी नहीं भरनी है नॉर्मल तरीके से, इसमें आप डाल दो अपनी मेटल, ये लो, ठीक है। अब मेटल को जब एसिड में डाल रहे हो तो ये अपना सोल्यूशन जो बना है इन दोनों के मिलने से, इसमें आपको साल्ट नज़र आएगा, ठीक है, वो बात ठीक है। हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस काफ़ी हल्की है, तो इस सोल्यूशन में पानी भी तो है, तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन गैस पैदा होगी ना तो छोटे छोटे बबल्स में भरने लगेगी। अब मेरी बात सुनो, छोटे छोटे बबल्स में भरने लगेगी, ऐसे बबल बनने लगेंगे हाइड्रोजन गैस के, फट 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 फट, बहुत सारे बबल बनने लगेंगे हाइड्रोजन गैस के। अब हल्की होने की वजह से ये ऊपर की ओर उड़ने की कोशिश करेंगे बबल्स, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने की कोशिश करेगी, मतलब इस साइड से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब होगा क्या, इन बबल्स में हाइड्रोजन है, इसका टेस्ट कैसे करूं? एक छोटी सी एनसीईआरटी ने बताई है, पॉप साउंड ऑफ हाइड्रोजन गैस पहले अब मेरा सवाल है, एनवायरनमेंट में भी तो हाइड्रोजन है, बहुत कम अमाउंट में होगी, लेकिन है तो सही, कुछ ना कुछ तो है। तो क्या वो हर बार ऐसे पॉप 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 करती है क्या? ये पॉप, सुनो आवाज़ सुनो, ये साउंड सुनाई दिया? कुछ ऐसा साउंड होता है इन बबल्स के फटने का, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता साउंड। एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन गैस है, तो क्या ये बबल फटने पर, मतलब हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं क्या, या फिर हाइड्रोजन गैस ऐसे आवाज़ करती है क्या, पप 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 करके, उसको पॉप साउंड नाम दिया जो, ऐसा ना, ये साउंड पॉप साउंड कहलाया। तो ये पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस एनवायरनमेंट में निकाल रही है क्या? नहीं, एक्चुअली जो बबल्स है ना, बबल्स, इनमें हाइड्रोजन गैस कैद लगी पड़ी है, ठीक है। अब होता क्या है, व्हेन अ बर्निंग
कैंडल इज ब्रॉट नियर टू hydrogen gas bubbles hydrogen gas burns with pop sound and this candle blows off. अरे बाबा सीधा। जब एक जलती हुई नहीं, मेरा मतलब मोमबत्ती को, अगरबत्ती नहीं, जलती हुई मोमबत्ती को या जलती हुई माचिस की तीली को, मैच स्टिक को इसके पास लाया जाएगा, तो ये हाइड्रोजन गैस जब इसके पास में जाएगी तो वो जो मोमबत्ती है ना जो जल रही है वो बुझ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, ये हाइड्रोजन के गैस के बबल फट जाएंगे। तो अब सवाल यही उठता है कि भाई हाइड्रोजन गैस ने आग को बुझा दिया, मतलब हाइड्रोजन गैस आग को बुझाती है ना? गलत। हाइड्रोजन गैस आग को बुझाने में विश्वास नहीं रखती है। हाइड्रोजन गैस, मेरी बात सुनो, आप मेरे सामने से चल रहे थे, आप मेरे सामने से चल रहे हो। वैसे तो मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मार दूँ थप्पड़ खींच के, लेकिन मान लो अगर आप मेरे पास से चल रहे हो और मैंने हाथ को ऐसे किया, ढैन 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 ऐसे करके हाथ को उल्टा सीधा ऐसे कर रहा हूँ, खाली नाच रहा हूँ रास्ते में, और आपके गाल पे पड़ गया एक तमाचा, मेरे हाथ का एक बहुत ही सुंदर तमाचा आपके गाल पे पड़ गया, तो क्या मैंने जानबूझ के मारा? क्या मैंने आपको मारने के लिए हाथ उठाया था? फिर भी आपको चांटा लग गया। मतलब डायरेक्टली मैंने नहीं मारा, लेकिन इनडायरेक्टली मैंने ही मारा है। समझ गए क्या? अब सुनो कहानी क्या है। एक्चुअली जब आप एक मोमबत्ती को इसके करीब लाते हो ना, अरे इतनी पतली थोड़ी होती है, तो इसकी जो फ्लेम निकल रही है ना, फ्लेम होगा क्या? मैं मेटल को साइड कर देता हूँ ताकि अब आप देख पाओ। मेटल मैंने डाल दिया इसमें, ठीक है। अब जब हाइड्रोजन गैस के बबल निकलेंगे, सुनना मेरी बात, जब हाइड्रोजन गैस के बबल निकलेंगे तो ये बाहर निकलते निकलते इसके चारों ओर फैलेंगे, मतलब इसको अंदर तक लेके जा रहे हो आप एक्चुअली, समझ रहे हो? मैं इसको अंदर तक ही मोड़ देता हूँ यार, ठीक रहेगा, बहुत बहुत बेहतर रहेगा अगर मैं इसको अंदर तक मोड़ दूँ तो। ये लो, आप भी क्या याद रखोगे, किस रईस से पाला पड़ा है। चलो, ये मैंने इसके अंदर तक इसको ऑपरेट करवा दिया। मोमबत्ती ब्लू से बनाऊँ क्या? अरे नहीं, ज़्यादा ही छोटी नहीं बन गई। चलो ठीक है, अब जैसा बन गया ऐसा बन गया। तो इसके अंदर मैंने मोमबत्ती एंटर करवा दी, ठीक है। वैसे मोमबत्ती काफ़ी छोटी पड़ चुकी है, बट ठीक है, हु केयर्स। समझो, ये अपनी है मोमबत्ती, MOMBATTI, मोमबत्ती। अच्छी नहीं लग रही यार, ऐसे नहीं लिखते यार, इसको ऐसे लिखना चाहिए। हाँ, अब ठीक लग रहा है, मोमबत्ती। ओके, तो मोमबत्ती जो है जलती हुई मोमबत्ती है ना, जलती है, काफ़ी जलती है, जेलस है काफ़ी इसको, नहीं वाह। ये जब अंदर जाएगी तो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो इसको घेरेंगे, मतलब इसके चारों ओर फैलेंगे, समझ रहे हो क्या? तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्यों आ रहा है? चलो छोड़ो। तो अब हाइड्रोजन गैस के बबल जब आसपास फैलेंगे तो हाइड्रोजन गैस के बबल इस आग से, इस फ्लेम से हीट को एब्जॉर्ब करने लगेंगे, और आपको पता है जो इन बबल्स की मेम्ब्रेन्स होती है ना, बहुत सॉफ्ट होती हैं, इस हीट की वजह से वो फट जाएंगी। पहली बात, माने हाइड्रोजन गैस के बबल फटेंगे तभी तो पॉप साउंड आएगा। तो पॉप साउंड आने की वजह क्या है? इन हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो है उनकी मेम्ब्रेन्स का इस फ्लेम से हीट का एब्जॉर्ब करके फटना। धीरे, मैंने कहा जो हाइड्रोजन गैस के बबल हैं जब ये फटेंगे, हाइड्रोजन गैस जलेगी, ये बबल फटेंगे तो पॉप साउंड आएगा। तो पॉप साउंड आने की वजह क्या है?
कि हाइड्रोजन गैस के बबल्स इस फ्लेम से, इस बर्निंग कैंडल की फ्लेम से हीट लेके अपनी मेम्ब्रेन को फाड़ देंगे। अब सुनो भाई, मेरा सवाल ये है, ये पॉप साउंड ही क्यों आया? साउंड ही क्यों आया? पिचू पिचू ऐसा साउंड क्यों नहीं आया? ऐसा साउंड क्यों नहीं आया? पॉप साउंड ही क्यों आया? पॉप साउंड एक फटने का साउंड है। एक्चुअली पॉप सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि बोलने में ये साउंड पॉप जैसा लग रहा है, इसलिए पॉप साउंड दिया गया। दूसरी बात, ये पॉप साउंड जो आया है वो फटने के बाद क्यों आया? सुनो, मान लो जो एयर का बबल है अपना, ये तो समझ में आ गया कि मोमबत्ती की लॉ से, मोमबत्ती की फ्लेम से इसने हीट पाई और खुद फट गया। लेकिन इसके अंदर ये बबल है, इसमें हाइड्रोजन गैस भरी पड़ी है ना भाई, तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल थोड़ी होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे ना। ये थोड़ी कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होगा, ये दाने दाने करके बहुत सारे मॉलिक्यूल बना दिए। अब एनवायरनमेंट में गैस कम है, एनवायरनमेंट में एयर कम है फिलहाल के लिए, इस बबल के अंदर एयर पैक्ड ज़्यादा है, तो इधर जो एयर है ना वो काफ़ी डेंस फॉर्म में पड़ी हुई है, हाई अमाउंट ऑफ एयर, और यहाँ पर लो अमाउंट ऑफ एयर। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर क्या है, हाई अमाउंट है। और जब ये बबल फटेगा, बबल जब फटेगा तो ये गैस यहाँ पहुँच गई इस एनवायरनमेंट में जहाँ पर लो अमाउंट ऑफ एयर है, लो अमाउंट ऑफ एयर। समझ गए क्या? तो हाई अमाउंट ऑफ, क्योंकि चीज़ें ऐसी होती हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं इसको, हाई अमाउंट जहाँ पर होता है वहाँ से लो अमाउंट की तरफ जाती है चीज़। तो हाइड्रोजन गैस का बबल फट जाने पर ये हाई अमाउंट में जो गैस है, हाई प्रेशर वाला इलाका है, वहाँ से लो प्रेशर वाले इलाके की तरफ जाएगी ना। ऐसा ही तो होता है, जहाँ हाई प्रेशर होता है वहाँ से लो प्रेशर की तरफ बातें जाती हैं। तो हवाओं का मूवमेंट भी यूँ ही होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, ठीक है, ओके। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जब आप कोई चीज़ फ्लो आउट करवाते हो तो आवाज़ अपने आप आएगी। अपनी सांस को निकालो अभी धीमे धीमे, आवाज़ नहीं आ रही, अब सांस को जोर से निकालो, आवाज़ आई ना? समझ रहे हो क्या? तो अब जैसे मुंह से ये हाई प्रेशर के साथ आप साउंड को फेंक रहे हो, हाई प्रेशर के साथ में हवा को फेंक रहे हो, और हवा के मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, वाइब्रेट करेंगे, उसी की वजह से ये पॉप साउंड आएगा। समझ गए क्या? तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब एयर मूव करेगी तो एयर के पार्टिकल आपस में टकराएंगे, इस टकराने की वजह से साउंड उत्पन्न होगा, वाइब्रेशन आएगा। तो एयर से साउंड हो रही है, एयर से साउंड एनर्जी बन रही है। एक और कंसेप्ट पता लग गया। तो ये बबल फटा क्यों? क्योंकि इस फ्लेम की एनर्जी को इसने ले लिया। ये तो पॉप साउंड तो समझ में आ गया सर, ये तो हमको रट गया सर, पक्का रट गया, प्रॉमिस रट गया। लेकिन ये कैंडल क्यों बुझ गई? हाइड्रोजन ने बुझाई है। मैंने क्या कहा? हाइड्रोजन डायरेक्टली थप्पड़ नहीं मारा है, हाइड्रोजन ने इनडायरेक्टली थप्पड़ मारा है। मैं बताऊं कैसे होता क्या है। आपको ये तो पता है, फ्लेम कंबशन के लिए हम पहले पढ़ाकर आ चुके हैं आपको। कंबशन के लिए, दहन के लिए, रावण दहन, ऑक्सीजन, पता लग गया ना? पिछले लेक्चर्स में बात पता ही हमने। तो इसको बर्निंग के लिए, इसके दहन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। ऑक्सीजन इसको एनवायरनमेंट से मिल रही है। अब मुझे आपको नहीं, खैर आप तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हो, आप लोगों को थोड़ी मारूंगा मुझे एग्जाम्पल देना था, इसी को मार देते हैं चलो। तो ये जो बबल है ये कर क्या रहे हैं? मैंने कहा ना, ये घेर के बैठ गए चारों तरफ से। जब घेर लिया, मान लो एक कैंडल की ऊपर से फ्लेम निकल रही थी, ये छोटी सी कैप जितनी, ये हाइड्रोजन के बबल्स आए और घेर लिया इसको। क्या इस बबल को चारों तरफ से ऑक्सीजन मिल रही है? मेरा मतलब इस फ्लेम को, मोमबत्ती की फ्लेम को जब हाइड्रोजन के बबल्स ने घेर लिया तो इस मोमबत्ती की फ्लेम को अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन के साथ जो कांटेक्ट था वो टूट गया। यहाँ बीच में आ गए बबल्स, यहाँ पड़ी हुई ऑक्सीजन, अंदर पड़ी है फ्लेम का ऑक्सीजन से कांटेक्ट टूटा, तो फ्लेम का जीवन से रिश्ता टूटा, मतलब छूटा। वाह वाह, क्या बात है, समझ गए? तो हाइड्रोजन गैस इस फ्लेम को बुझा नहीं रही है। एक्चुअली हाइड्रोजन गैस की वजह से ये फ्लेम बुझ रही है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इस फ्लेम के चारों ओर घेरेगी और इस फ्लेम का एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये जल नहीं पाएगी ना, जल नहीं पाएगी तो ये बुझ जाएगी ना। ऐसे ही तो होता है, समझे? हाइड्रोजन, अच्छा एक छोटी सी बात बताता हूँ। हाइड्रोजन खुद, चलो एक काम करूँगा, नहीं बता ही देता हूँ। चलो, हाइड्रोजन
खुद जल जाती है। हाइड्रोजन आग के माध्यम से अपने आप को जला रही है, देख लिया। ऑक्सीजन दूसरों को जलाती है, ऑक्सीजन की वजह से ये बर्न हो रही थी कैंडल, मैंने ऑक्सीजन कैंडल को जला रही थी। हाइड्रोजन इस गैस को लेकर खुद को जल रही थी, मेरा मतलब हाइड्रोजन के बबल्स ने इस फ्लेम को लिया और खुद को जला लिया, तो हाइड्रोजन खुद को जलाती है। ऑक्सीजन कैंडल को जला रही है, मतलब ऑक्सीजन दूसरों को जलाती है। लेकिन जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल जाएंगे तब बनेगा पानी, और पानी आग बुझाता है। हाइड्रोजन खुद को जलाता है, ऑक्सीजन दूसरों को जलाता है, इनसे मिलने पर बनता है पानी जो सबकी आग बुझाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलो ये बात आपको समझ में आई होगी कि पॉप साउंड क्यों निकल रहा है, क्लियर। तो ये कोई बोले कि हाइड्रोजन गैस ने बुझाई आग, गलत। हाइड्रोजन गैस की वजह से बुझी आग, क्लियर है क्या। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, क्योंकि ऑक्सीजन से बर्निंग फ्लेम का कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, कांटेक्ट खत्म हो गया। समझ में आई क्या बात। हटता हूं साइड में, मारो छापा। हाँ जी क्लास, एक क्वेश्चन और, उसके बाद इस वीडियो को हम करते हैं शांत, रिलैक्स देते हैं इस वीडियो को, क्योंकि 1 घंटे की ऑलरेडी बन चुकी है। क्वेश्चन है हमारा कि सर वाई वी SHOU वाई वी शुड, ऐसे लिखते हैं, वाई वी शुड नॉट कीप एसिडिक और सौर और कर्ड, सौर मतलब सौर सब्सटेंसेस है ना, सौर सब्सटेंसेस, एसिडिक सब्सटेंसेस या कर्ड को हमको इनटू मेटालिक वेसल्स। क्वेश्चन आंसर के लिए हम आपको 2 पॉइंट्स के फॉर्म बताते हैं। इन्होंने ऐसा बोला कि भाई हमको एसिडिक सब्सटेंसेस को, खट्टे सब्सटेंसेस को, कर्ड को, दही को मेटालिक वेसल में क्यों स्टोर नहीं करना चाहिए। आपके घर में भी ऐसा नहीं होता होगा, हमारे घर में भी ऐसा नहीं होता है। बधाई हो, हाथ मिलाओ। देखो पहला पॉइंट, सबसे पहले तो याद रखो नोट पॉइंट कि सर एसिड के पास में हाइड्रोजन होता है, ये तो पता है हमको। एसिड कंटेन हाइड्रोजन। अरे चाटा मारूंगा एक, ठीक है सर। अरे सिंगल, अरे फिर गंदा, अरे ये लो, अब ठीक है। एसिड कंटेन हाइड्रोजन, इतना तो पता है सर हमको, बच्चा मत समझो, ठीक है। पहला पॉइंट आओ, सुनो मेरी बात। एसिड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है मेटल्स, यही होता है ना। अगर हाइड्रोजन से ऊपर की मेटल्स होंगी, मान लो हमने एक बर्तन लिया, इसमें हमने दही डाला, दही क्या है, अंदर है। अब दही में क्या होता है सर, दही में होता है लैक्टिक एसिड। क्या होता है, लैक्टिक एसिड। मतलब किसी एसिडिक सब्सटेंस को आपने एक मेटालिक वेसल में डाला, और मान लो ये जो मेटल है, वेसल की जो मेटल है ना, ये मेटल सारी की सारी कौन सी हैं, हाइड्रोजन के ऊपर वाली। कौन सी मेटल्स हैं, हाइड्रोजन के ऊपर वाली। तो लैक्टिक एसिड जो कि एक एसिड है जिसमें हाइड्रोजन होगा, तो इस एसिड के हाइड्रोजन को निकाल देगा ये मेटल, हाँ या नहीं। और मेटल जाके बैठ जाएगा इस दही के अंदर। तो आप ये मेटल खा रहे होगे दही के साथ में, क्योंकि मेटल हाइड्रोजन को निकालेगा तो साल्ट भी बनेगा। मतलब जब ये मेटल इसके हाइड्रोजन को निकालेगा, इसमें से हाइड्रोजन इसके पास थी ऐसे लैक्टिक एसिड के पास में, मेटल ने इसको निकाल लिया, और मेटल खुद इसके पास चला गया दही के लैक्टिक एसिड के पास। तो मेटल के साथ लैक्टिक एसिड ने मिलकर एक सब्सटेंस बनाया जो कि बहुत कचरा है सर, हमको ऐसे कचरा नहीं पसंद है सर, थोड़ा अच्छा किया करो आप, बहुत ऐसे वो, चलो बता देते हैं यार, आराम से बताते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेटल अबोव हाइड्रोजन इन reactivity series can displace hydrogen from acid and formation of toxic salt can नहीं will
विल टेक प्लेस। सिंपल यार, जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो सब एसिड में से हाइड्रोजन को निकाल लेंगी। जैसे मान लो जिंक ले लिया आपने, HCl ले लिया आपने। अब HCl मान लो कोई भी एसिडिक सब्सटेंस है, तो एसिड में से ये ऊपर वाली मेटल, हाइड्रोजन के ऊपर वाली मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कराएगी और खुद इसकी जगह पे चली जाएगी, तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और ZnCl2। तो जो साल्ट बना है ये टॉक्सिक साल्ट है। मान लो ये एसिड खाने पीने में काम में आ रहा था, ये एसिड खाने पीने में काम में आ रहा था मान लो, तो ये एसिड अब एसिड ना रहकर साल्ट बन गया ना, हाइड्रोजन गैस तो निकल गई, साल्ट बन गया और ये साल्ट टॉक्सिक साल्ट है, तो इसको खा पाओगे क्या? तो पहली बात तो ये है, माने जो एसिडिक सब्सटेंस आपने लिया है खाने पीने में, उसमें जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर वाली मेटल्स का बर्तन कभी मत बनाओ। मतलब जिंक का बर्तन बनाकर उसमें अगर आप एसिडिक सब्सटेंस को डालोगे तो ये जो जिंक का बर्तन है या फिर हाइड्रोजन के ऊपर जितनी मेटल्स हैं, अगर इन सब को आपने वेसल को बनाने में चुन लिया तो ये सब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगी और खुद उसकी जगह पर जाकर टॉक्सिक साल्ट बनाएंगी, जिससे ये खाने पीने लायक नहीं रह जाएगा सब्सटेंस। तो पहला तो पॉइंट है ये। ओके सर मिटा क्यों दिया? क्योंकि हम यहाँ पर HCl की बात नहीं कर रहे हैं, लैक्टिक एसिड की बात कर रहे हैं, उसके बारे में बताता हूँ, रुको। पहला तो ये। दूसरा, सर अभी आपने कहा कि हाइड्रोजन के ऊपर की मेटल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन नीचे की मेटल वो तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगी और जो एसिड है वो वैसा का वैसा रहेगा, तो नीचे वाली मेटल का इस्तेमाल कर लो, किया जा सकता है। पर फिर भी एक खराबी है। क्या सर? एलिमेंट्स below than hydrogen in reactivity series can't displace hydrogen but still curd cannot be stored. Curd can't be stored in copper and brass vessels. Because when copper reacts with lactic acid, then formation of copper lactate takes place, and with the time and ऐसा लिखना चाहिए, and this copper lactate is getting mixed with curd over the time, it can cause gastrointestinal pain and toxicity। ये कॉपर और यहाँ पर C3H5O3 ट्वाइस, इसे कहते हैं कॉपर लैक्टेट। सर कहानी कुछ कम समझ में आई है, देखो बताता हूँ, मेरी बात सुनो। मैंने कहा ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसको देखो, एलिमेंट्स बिलो देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि एसिड अगर है, जैसे दही में लैक्टिक एसिड होता है,
दही में लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड दही में होता है। तो लैक्टिक एसिड है, तो अगर एसिड है तो उसके पास हाइड्रोजन होगा, और अगर इसके पास हाइड्रोजन है तो इसके नीचे वाली मेटल्स को अगर आप लोगे तो नीचे वाली मेटल्स का अगर बर्तन बनाते हो तो नीचे वाली मेटल्स इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करवा पाएंगी, राइट। अगर डिस्प्लेस नहीं करवा पाएंगी तो एसिड वैसा का वैसा रहेगा। फिर भी आप कॉपर को और ब्रास को, क्योंकि ब्रास बना होता है कॉपर और जिंक से, तो कॉपर तो मिल गई ब्रास में भी और कॉपर यहाँ भी पड़ी है, तो कॉपर जैसी मेटल्स को या कॉपर की अलॉयज को आप बर्तन नहीं बना सकते हो। किसके लिए? दही के लिए। क्योंकि होगा क्या, कॉपर इस एसिड के साथ मिलकर रिएक्ट कर जाता है, वो रिएक्शन होती है और कॉपर लैक्टेट नाम का साल्ट बन जाता है। हाइड्रोजन गैस निकले या नहीं निकले कोई ज़रूरी नहीं है, ट्रस्ट मी, कोई ज़रूरी नहीं है। तो कॉपर लैक्टेट ये बनना ज़रूरी है, कॉपर लैक्टेट बनता ही बनता है। अब जो कॉपर लैक्टेट बन रहा है, लैक्टिक एसिड और कॉपर के रिएक्शन से जो कॉपर लैक्टेट बन रहा है ना, ये कॉपर लैक्टेट वैसे तो नुकसान नहीं करेगा, थोड़े अमाउंट में खाओगे तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन धीमे धीमे वक्त के साथ साथ जब कॉपर का कंजम्पशन बढ़ता जाता है बॉडी में, तब उसके बाद ये गैस्ट्रो का मतलब होता है आमाशय, हमारा स्टमक, और इंटेस्टाइन का मतलब होता है हमारी अंतड़ियाँ, माने स्टमक और अंतड़ियों से संबंधित जो ट्रैक्ट है, माने फूड के लिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पेन को क्रिएट कर सकता है, दर्द होगा। दूसरा, टॉक्सिसिटी, बॉडी में टॉक्सिक लेवल बढ़ता चला जाएगा। कोई भी एलिमेंट अगर अपने लेवल से ऊपर चला जाता है हमारी बॉडी में या अपने लेवल से नीचे चला जाता है तो उस बात को लेकर डेफिशिएंसीज और टॉक्सिसिटीज़ देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। ज़्यादा खाना भी जहर बन जाता है, ज़्यादा नमक खाया हुआ जहर बन जाता है, मतलब किसी चीज़ की अति हमारे शरीर में जहर बन जाती है। ठीक उसी तरीके से कॉपर लैक्टेट भी हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेन क्रिएट कर सकता है। कैसे? ओवर द टाइम, माने वक्त के साथ साथ। यहाँ पर एक कॉपर आयन दो लैक्टेट आयन के साथ में मिला हुआ है, C3H6O3, ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला होता है। लैक्टिक एसिड H+ रिलीज करता है। यहाँ पर दो दिखा रखे हैं, मतलब हर एक लैक्टिक एसिड ने एक एक H+ निकाला होगा, इसलिए यहाँ पर H5 नज़र आ रहा है। सर दो निकले तो H5 कैसे? दो लिखे हुए हैं, दो। एक लैक्टिक एसिड ने एक H+ निकाला, दूसरे लैक्टिक एसिड ने एक H+ निकाला, माने एक कॉपर का आयन दो लैक्टेट आयनों से मिलकर बॉन्डिंग कर रहा है, तब जाकर बन रहा है कॉपर लैक्टेट। क्लियर है क्या? इतनी सारी बात आपके सिलेबस में नहीं थी, बट फिर भी बताना ज़रूरी था क्योंकि दोनों ही बातें डिस्कस हो गई। हाइड्रोजन के ऊपर की मेटल्स को बर्तन बनाऊं या हाइड्रोजन के नीचे की मेटल्स को बर्तन बनाऊं, दोनों में आपने केस देख लिया। इसलिए बेहतर है कि आप कांच के बर्तन बनाएं या फिर स्टील, क्योंकि स्टील एक मेटल नहीं, स्टील एक अलॉय है जिसमें मेटलिक प्रॉपर्टीज़ कंपैरेटिवली गायब हो चुकी है थोड़ी बहुत, वो प्रॉपरली मेटल की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है। एक नॉन मेटल और मेटल का अलॉय है वो, Fe आयरन का और कार्बन का, पहले बता चुका हूँ। खैर इसी के साथ अपने लेक्चर को हम करते हैं टाटा गुड बाय बोलकर जय श्री राम।